बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 जनवरी पाकिस्तान में पीर की सुबह और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 44। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। काफ़ी सारी अहम खबरें हैं, जैसा कि ईरान के अंदर सूरत हाल बतदरीज ख़राब हो रही है, हालात तशवीशनाक हैं। एक तरफ ईरानी हुकूमत जो है वो फ़ौज को बुलाने की बात कर रही है या बुला चुकी है, तो दूसरी तरफ सदर ट्रंप कह रहे हैं कि ईरानी क़यादत ने उनसे मुज़ाकरात के लिए रब्ता किया है। साथ ही वो ये कहते हैं कि शायद हम मुज़ाकरात ना करें और उससे पहले ही हमला कर दें। अब ये मामलात सूरत हाल को ज़ाहिर है तशवीशनाक बना रहे हैं, तो इस पर बड़ी तफसील से बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा कराची का अहवाल आपके सामने रखते हैं, क्योंकि कल जब हमने अपना आखिरी व्लॉग किया था तो उस वक्त अभी सुहेल अफरीदी जलसे में नहीं पहुंचे थे। ये तो आपने देख लिया था कि कितनी बड़ी तादाद में वहां पर आवाम आई थी। जब आवाम इतनी बड़ी तादाद में आ जाए तो उसको गिनना महज बेवकूफ़ी होती है। एक ही तरीका होता है उसकी कामयाबी का कि आप जो नाकद हों वो क्या कह रहे हैं उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। अब ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, बल्कि जितने भी नाकदीन हैं मीडिया के अंदर हों, मैं टाउट्स की बात नहीं कर रहा, जितने भी नाकदीन हैं मीडिया के अंदर हों या कहीं और हों, बल्कि कई टाउट्स भी अब ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर थे। आप अगर अपोजिशन की जमातों की बातचीत भी सुन लें तो आपको नज़र आएगा कि सवाए PMLN और एक दो जिन्होंने ज़ाहिर है जनरल्स के कहने पर एक ही बात करनी है, बाकी लोग ये मान रहे हैं कि वहाँ लाखों की तादाद में लोग पहुँचे। मसलन जर्नैली किस्म के सहाफ़ी हैं, आपको पता है जावेद चौधरी साहब सहाफ़ी हैं, हकीम हैं, जो भी आपने उन्हें कहना है, लेकिन वो भी अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि वहां पर 1 लाख बंदा अंदर था और उससे भी ज़्यादा लोग बाहर मौजूद थे। अब जब आप को ऐसे लोग जो अमूमी तौर पर तहरीक इंसाफ के साथ एक बायस रखते हो वो ऐसा तज्जिया कर रहे हों, तो फिर लोगों की तादाद क्या होगी इसको आप खुद ही नोट कर लीजिए। तो एक तो सबसे पहले बहुत बड़ी कामयाबी ये सुहेल अफरीदी की और उनकी टीम की कि उन्होंने जिस तरीके से लोगों को मोबिलाइज किया। अब से थोड़ी देर पहले तक गालिबन हम सब तो जानते थे, तहरीक इंसाफ के लोग भी जानते थे, लेकिन एट लार्ज पब्लिक जो थी वो सुहेल अफरीदी को इस तरह से शायद नहीं जानती थी। लेकिन आप देखिए कितनी तेज़ी से वो दुरुस्त रास्ते पर चले हैं, तो कितनी तेज़ी से उन्होंने अवाम के दिलों में अपनी जगह बनाई। कल लोगों ने उनसे किस कदर प्यार किया, किस कदर वालेहाना उनका इस्तकबाल किया। अब सोचिए अगर इमरान खान बाहर आए तो फिर क्या बने। बहरहाल कराची ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। पिछले व्लॉग में हम तफसील से बात कर चुके। अब हम बात करते हैं जो सुहेल अफरीदी साहब की इंटरेक्शन हुई है वहाँ पर जर्नलिस्टों के साथ। उसमें बहुत ही दबंग किस्म के सवालात पूछे गए हैं। कराची के सहाफ़ी भी दबंग सवालात पूछते हैं, उन्होंने दबंग सवालात पूछे, वैसे ही दबंग आगे से जवाब दिए। एक तो सवाल उनसे पूछा गया कि DGISPR ने कहा कि आप लोगों पर दहशतगर्दी के हमले नहीं होते, तो इस पर आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि ये, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन ज़ाहिर इशारा उनका उन्हीं की तरफ था। उन्होंने कहा कि ये इसने, मीन यहाँ आप DGISPR फिट कर लीजिए खुद से ही, ने बड़ी नीच हरकत की है। 1947 1947 से लेकर 2025 तक किसी इदारे के अफसर का ये सबसे बड़ा झूठ है। ये हमें मरवाना चाहता है। क्या ये चाहता है कि दहशतगर्द पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पर हमला करें? क्या ये हमें दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ना चाहता है? हमारे लोग शहीद हो चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं, और ये कहता है कि दहशतगर्द हम पर हमले क्यों नहीं करते। तो सुहेल अफरीदी साहब ने दुरुस्त उनको रगड़ा फेरा है। उसकी वजह यह है कि DGISPR का ये जो बयान था ये बहुत ही बेहुदा था। इसकी कहीं कोई मंतक नहीं बनती। कोई सीरियस आदमी ऐसा बयान नहीं दे सकता, बल्कि अपना इमेज बेहतर रखने के लिए कोई शख्स ऐसी अहमकाना बात नहीं कर सकता। DGISPR ने जितना पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के इमेज को नुकसान पहुंचाया है वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और शख्सियत ने आज तक पहुंचाया होगा। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अयूब खान, याया खान, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, बाजवा, इन सब की जो पॉलिसीज़ थी इन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन इमेज को जो नुकसान जितनी तेज़ी से लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जनाब 58 सरकार, उनको आप 58 सरकार ही कहें, क्योंकि आप गौर कीजिए वो 58 नहीं कह सकते। तो आप ऊपर से आएँ, नीचे से आएँ, दाएं से आएँ, बाएं से आएँ, मज़ा ना करा दिया तो पैसे वापस, वो पैसे भी वापस कर दीजिएगा, मज़ा भी उनको करा दीजिएगा। लेकिन पहले मेहरबानी करके 100 से 1 से लेके 100 तक उर्दू में गिनती याद कर लें। अंग्रेज़ी को छोड़ देते हैं, आप उर्दू में ज़रा कर लें तो आपकी मेहरबानी होगी। बहरहाल जो अहमद शरीफ चौधरी या हमारे 58 चौधरी हैं, उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी इसके ऊपर सुहेल अफरीदी ने भरपूर वहाँ पर इनको जवाब भी दिया है, भरपूर रगड़ा लगाया, और ये मेरे ख्याल में रगड़ा लगाना बनता था। फिर उन्होंने कहा कि पंजाब हमेशा निकलता है, पंजाब इस मर्तबा ऐसा निकलेगा कि इनकी नींदें हराम हो जाएंगी। पंजाब के लोग बहुत दिलेर हैं,
पंजाब 13 मार्च को जमान पार्क पर हमले के वक्त सबसे आगे था, सबसे ज्यादा निकला था। मैं ऐनी शाहिद हूं। पंजाब 8 फरवरी को निकला, तभी तो 17 सीटों वाली पार्टी मुसल्लत की गई। पंजाब में जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म तो FCR के वक्त कबायलियों पर भी नहीं होता था। पंजाब इस मर्तबा भरपूर तरीके से निकलेगा, ये सुहेल आफरीदी ने कहा है। अब आप गौर कीजिए, मैंने कल भी आपको कहा था कि इमरान खान एक बाइंडिंग फोर्स है। खैबर पख्तूनख्वा से खैबर वैली का रहने वाला एक पश्तून जो कि चीफ मिनिस्टर है, वो पंजाब के बारे में कितनी मुस्बत और अच्छी बात कर रहा है, और कराची में बैठकर कर रहा है, और कराची को कितना खराज तहसीन पेश कर रहा है। अब इससे ज़्यादा वफाक की अलामत कोई जमात और क्या होगी। लेकिन हमारे जो 58 चौधरी हैं, हमारे जनाब DG ISPR साहब, वो जब बात करते हैं तो उनको ये समझ नहीं आती कि उन्होंने अपने जिस्म पर आर्म्ड फोर्सेस की यूनिफॉर्म पहन रखी है। उनको बात करते हुए ये सोचना चाहिए कि पूरी फ़ौज का जो इदारा है और जो कौम के एक कौम का वकार होता है उसकी, किसी भी कौम की फ़ौज, और ऐसी फ़ौज जो आइन के अंदर रहे, अपनी हदूद के अंदर रहे, मार्शल ना लगाए, अपने हल्फ की पासदारी करे, तो ऐसी फ़ौज पूरे कौम के लिए वकार का बायस होती है। तो वो बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि उनकी जो बातें हैं वो मामलात को किस तरफ लेके जाती हैं। बहरहाल फिर सुहेल आफरीदी ने कहा कि जनरल बाजवा ने दहशतगर्दों की आबादकारी की, जनरल बाजवा ने तालिबान की आबादकारी की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसे तहरीक इंसाफ की कैबिनेट ने मुस्तरद किया था। मिनट्स मौजूद हैं। फिर PDM की हुकूमत आई और ये ख्वाहिश जो है वो पूरी की गई। फिर उन्होंने आगे कहा कि बाकी मुल्कों के भी बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगते हैं, किसी को शिकायत नहीं, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है? ये हमें सबूत दिखाएं। अगर ऐसा है तो मैं DG ISPR से पूछता हूं, वो मेरे क्लिप चलाता है 2022 में उन्होंने दहशतगर्दी की आबादकारी का मुआहदा किया हुआ था। मुराद सईद की तकारीर सामने है, हम इनको बताते रहे कि इनको मत आने दो। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने भी नवंबर 2024 में किसी किस्म की बातचीत की, यहां पर सख्ती से तरदीद की। वो एक शोशा जो छोड़ा जाता है कि इमरान खान को छोड़ना फाइनल हो गया था 2024 में, अगर लॉन्ग मार्च ना किया जाता, वो किया गया तो सब कुछ खत्म हो गया। मैं आपको मुतअद्दिद बार बता चुका हूं कि वो झूठ है, उसमें कुछ PTI के अंदर के लोग भी इस्तेमाल होते हैं वो झूठ फैलाने में, और कुछ बाहर के भी, लेकिन वो सरीहन झूठ है। कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई थी। हाँ, धोखा दिया जा रहा था तब भी, याद होगा आपको कि आजम सवाती साहब को भी अंदर भेजा था सुबह 7 बजे, मत भूलिए। सेनेटर आजम सवाती साहब आजकल नज़र कम आते हैं, शायद तबीयत उनकी ख़राब है तो, लेकिन आजकल नज़र कम आ रहे हैं। जब से सेनेटर बने हैं उसके बाद से वो माशाल्लाह से, अल्लाह उनको सेहत दे, मेरे ख्याल तबीयत उनकी थोड़ी सी नासाज है, तो आजकल आपको किसी भी जगह पर वो नज़र नहीं आ रहे। आगे चलते, अगली बात यह है कि अब ये जो सारी सूरत हाल डेवलप हो रही है, इससे जो ये झूठ गढ़ा जा रहा था, उस वक्त याद होगा बैरिस्टर गौहर साहब को भी भेजा गया था, बैरिस्टर सैफ को भी भेजा गया था, और बाद में ये झूठ फैलाया गया। और फिर याद कीजिए मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी ये टेलीविज़न पर बात की कि बस इमरान खान को तो छोड़ देना था, ये अगर लॉन्ग मार्च ना करते। ये सब जर्नैली झूठ है। जो भी इसको फैलाता है, जो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, वो सरीहन झूठ बोलता है। हमने वो सारी कार्रवाई अपनी आंखों से देखी थी। महज उस लॉन्ग मार्च को टालने के अलावा इनका और कोई मकसद नहीं था। जाहिर है जब लॉन्ग मार्च पहुंच गया और ये डर गए तो फिर इन्होंने लोगों के सरों में गोलियां मार के उनको कत्ल किया। ये उससे पहले उसे अवॉइड करना चाहते थे, लोगों को बस टरखा के वापस भेजना चाहते थे। जैसे ये लिंगर ऑन कर रहे हैं चीज़ों को, बस इनका यही मकसद है कि थोड़ी बहुत भाप निकल जाए, हीट निकल जाए, कहीं से भी प्रेशर निकल जाए और काम इनका चलता रहे। इनकी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, ये डे टू डे सोचते हैं। आज आप तहरीक की कॉल देंगे, ये फ़ौरन मुज़ाकरात का मंजन लेकर सामने आ जाएंगे। जैसे ही तहरीक की कॉल ऑफ हो जाएगी, ये उल्टा टेलीविजन पर बैठकर भक्तियां कसेंगे कि कौन से मुज़ाकरात, हम तो इनसे बात ही नहीं करना चाहते, इनसे बात नहीं होगी, ये ख़त्म शुद्ध है, इनके नाम पर लकीर लग गई है। तो ये फ्रॉड चल रहा है, बार बार ये फ्रॉड किया जाता है। अवाम को भी समझ होनी चाहिए और अब लीडरशिप को भी समझ होनी चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो ये ज़रा फुटेज देख लीजिए। ये खैबर, ज़िला खैबर वादी तीरा की ये फुटेज है, जब हम सब अपने घरों में आराम से बैठे होते हैं और ये कहते हैं कि बस DG ISPR साहब आपके और हमारे सबके पैसों के ऊपर। बात तो ऐसे करते हैं कि जैसे DG साहब जो है ना 58 में से पैसे निकाल के लाए हैं, और ऐसे बड़े क्लेम के साथ उनका होता है कि ऑपरेशन तो होगा, हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं। भाई आपको बाबा एक कौम बता के गए 1948 में स्टाफ कॉलेज में कि ये आपका काम नहीं है, सिविलियंस ने पॉलिसी बनानी है, आपने फॉलो करनी है। आप यहाँ बाबा एक कौम के भी बुजुर्ग बने हुए हैं और आप यहाँ कहते हैं कि मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं है, हमने करना है ऑपरेशन, और पैसा सारा कौम का लगता है। पैसा सारे का सारा कौम जो है वो अपनी हड्डियां निचोड़ के जो है टैक्स दे के जो पैसा देती है वो हम जगहों के अंदर लगा देते हैं, या दूसरे हुक्मरान दूसरी करप्शन करते हैं उसमें लग जाता है।
तो अब जो ये ऑपरेशन के इस तरीके से ऐलान कर देते हैं कि ऑपरेशन तो होगा, तो ये ज़रा गौर कर लीजिए, जो ज़बरदस्ती का ऑपरेशन ये हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से पूछे बगैर, वहाँ पर वादी तीरा के अंदर ज़िला खैबर में आप खुद ही लोगों की ये नकल मकानी जो वहाँ से हो रही है, नकल मकानी हो रही है, उसके ज़रा हालात देख लीजिए। ये इमेज जो आपके सामने आ रहे हैं, जो वीडियो आ रही है, तस्वीर आ रही हैं, देख लीजिए कि लोग कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। अपने पूरे घराने को उठाकर वो एक छोटी सी किसी भी वैन में डाल के, कोई ज़रूरी सामान डाल के, तो उनको वहाँ से आके खैमा बस्तियों में रहना पड़ता है। मीन अच्छे भले घरों में रहने वाले लोग जो हैं वो घर बेकार हो जाते हैं और किस बदतरीन सूरत हाल में से गुजरते हैं। और उसके अलावा उनके रिश्तेदारों की, उनके अहले खाना की जो अमवात होती हैं उन इलाकों में, वो एक कम्प्लीटली अलग बात है। तो इसलिए इसका देरपा हल होना चाहिए। पिछले दिनों DGISPR ने खुद बलूचिस्तान के मामले पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमने कई दफ़ा वहाँ दहशतगर्दों को ख़त्म किया और इलाका जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट के हवाले किया, लेकिन दहशतगर्द फिर वापस आ जाते हैं। यही हम इनको बताते हैं कि फ़ौजी ऑपरेशन से आप वक्ती तौर पर तो मरहम पट्टी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए सियासी लोगों को मैदान में उतरना पड़ेगा, और सियासी लोग तभी मैदान में उतर सकेंगे जब आप अपनी बैरक्स में वापस जाएंगे, आप अपनी आइनी हदूद में वापस जाएंगे। सियासी लोग इंडिपेंडेंट होंगे और वो आइन के तहत इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ बनाते हुए इन सब के साथ बातचीत करेंगे। बहरहाल आगे चलते हैं जी। आगे अचकज़ई साहब, आपको पता है महमूद खान अचकज़ई इस वक्त लाहौर में हैं, उन्होंने वहाँ से बातचीत की है। कोर कमांडर 12,000 फौजियों की कमांड करता है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस क्यों खुला था, लोग कैसे घुसे कि 12,000 लोगों की जो फौजियों की कमांड है उसमें 12 फौजी भी नहीं थे जो रोक लेते। हमारे फौजी जंग की किताबें पढ़ते हैं, उन्होंने ये भी जंग की तरह खेला। एक, मैं तो पहले ही आपको कहता हूं कि ऐसा ही लगता था कि जैसे किसी फॉरेन आर्मी की जो है, किसी गैर मुल्की आर्मी की साजिश हो, किसी दूसरे मुल्क के शहरियों के साथ, बिल्कुल ऐसे ही जंग की तरह ही पूरे का पूरा प्लान जो है वो अपनी पब्लिक के साथ खेला गया। ये अब अचकज़ई साहब कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि इसको इस तरीके से खेलो कि इसमें अपने ही लोगों को फंसा दो। जिन्होंने 4 मार्शाला लगाई, पहले वो उन पर माफ़ी मांगे, फिर 9 मई पर भी माफ़ी मांग ली जाएगी। ये महमूद खान अचकज़ई ने कहा है और दुरुस्त कहा है बिल्कुल। फिर आगे वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने सदर जरदारी पर तनकीद भी की, लेकिन अगर सदर ममलकत हमें मना करते तो हम किसी का भी इस्तकबाल ना करते। और पुलिस क्रैकडाउन क्यों हुआ, इसकी इंक्वायरी हो रही है। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने ये बयान दिया। अब अगर आप इसको देखें तो उसमें ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को तो जो कोर कमांडर हैं उन्होंने ज़ाहिर है पहले कहा था कि आप कर लें, खैर है, उसके बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया और पीपल्स पार्टी के लिए एक एम्बैरेसमेंट खड़ी कर दी, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमती चेहरा वही थे। आगे वो कहते हैं एक सिक्योरिटी अलर्ट आया हुआ है, इसके तहत सुहेल अफरीदी को महफूज तरीन रास्तों से हैदराबाद से कराची लाया गया। सड़कें इसलिए हमने बंद की कि सिक्योरिटी अलर्ट था, कहीं उनकी ज़िंदगी को कुछ ना हो जाए। वो आप देख लीजिए जिन रास्तों से उनको आना पड़ा, लाया कहाँ से गया, वो तो खुद आए, फिर सुबह 7 बजे पहुंचे। तो अब पुलिस और पूरी प्रोटेक्शन के साथ थी। जिन रास्तों से सुहेल अफरीदी आए वो महफूज तरीन रास्ते थे। अभी रिपोर्ट्स आई हैं जो इंतजामिया ने हमें दी हैं, सैयद नासिर हुसैन शाह का बड़ा ही मुश्किल रोल है, उनसे सेक्टर कमांडर अब वो झूठ बुलवा रहे हैं जो वैसे उनको नहीं बोलने चाहिए, सीनियर आदमी है, लेकिन चलें, मजबूरी है हुकूमती उनकी, क्या करें। वो ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के साथ दोबारा वही हुआ जो कराची में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर पर होटल में छापे के वक्त हुआ था। साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं, माजिद निज़ामी ये फरमा रहे हैं। याद होगा उस वक्त जनरल बाजवा ने ये गंदी हरकत की थी और उसके बाद झूठ तो वो बहुत बोलते हैं। जनरल बाजवा सुबह उठते ही झूठ बोलना शुरू होते हैं। मैंने तो सुना रात बुड़बुड़ाते हुए भी झूठ बोलते हैं। उनके किसी अजीज़ ने एक दफ़ा मुझे बताया कि रात को बड़बड़ाते हुए भी झूठ बोलते हैं। माशाल्लाह से यकीन कीजिए, उनके करीबी अजीज़ ने मुझे ये बात उनके बारे में बताई। तो झूठ बोलते हैं, सरेआम झूठ बोलते हैं, छुप के भी बोलते हैं, हर तरह से झूठ बोलते हैं। तो फिर उन्होंने झूठ बोला कि मैंने नहीं करवाया था, फिर उन्होंने सेक्टर कमांडर कराची का फारिग कर दिया ISI का। ज़ाहिर है उसे कहीं और तरक्की दे दी होगी, क्योंकि उसने जो किया था इन्हीं के अहकामात पर किया था। तो अब माजिद निज़ामी उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो उस वक्त किया था उस वक्त के आर्मी चीफ ने, अभी वाला आर्मी चीफ भी वही कर रहा है, बस मेहमान बदल गए। अच्छा जी, आगे सुहेल अफरीदी के साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, मुनीब फारूक। अच्छा, एक तो इस बच्चे की मुझे समझ नहीं आती। मैंने कल परसों भी आपको कहा था कि ये वो वाला बच्चा है जो आप ही के साथ आता था तो 5 जूस पी जाता था बैठा बैठा। तो अब इस बच्चे की समझ नहीं आती, रोज़ ही धमकियाँ लगाता है, लेकिन चले। अच्छा जी, अब ज़रा ईरान की सूरत हाल को डिस्कस कर लें। ईरान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वो खासी, जैसे हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ख़राब हो गई है और हो रही है बतदरीज। अंदाज़ा जाहिर किया जा रहा है कि अभी तक कोई तकरीबन 114 सरकारी एहलकार जो हैं उनकी हलाकत हो गई है, वो जाँ बाक हो गए। पुरअमन एहतजाज आवाम का हक है, मगर मुसल्ला गिरोहों से सख्ती से निपटा जाएगा, ये ईरानी सदर ने स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने 11 जनवरी को सरकारी चैनल IRINN पर अपना एक इंटरव्यू दिया है जो नशर हुआ है।
और उन्होंने कहा है कि जो अवाम के मुतालबात हैं वो 80 से 90% अवामी खदशात और मुतालबात जायज़ हैं। जो उनके यहाँ इस वक्त जो भी ज़र मुबादला से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी वो कह रहे हैं जायज़ हैं। एक्सचेंज रेट से रिलेटेड चीज़ें वो कह रहे हैं वो भी जायज़ हैं, बाकी अवामी मुतालबात भी जायज़ हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम किसी सूरत भी तशद्दुद पसंद और शिद्दत पसंद गैर मुल्की एजेंट जो हैं उन्हें यहाँ पर इस तरह के मामलात नहीं करने देंगे कि वो यहाँ पर इंतशार फैलाएं और लोगों को कत्ल करें। ये जो 114 सरकारी एहलकार जाँ बहक हुए हैं, इनके बारे में ईरान का क्लेम यही है कि ये जो गैर मुल्की एजेंट है असला बरदार, ये उन्होंने चुन चुन के टारगेट करके सरकारी एहलकारों का कत्ल किया है इन मुजाहरों की आड़ में। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। मरकज़ी सूबा अस्फहान जो है उसमें सबसे ज़्यादा हलाकतें 30 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों के नंबर्स जो हैं वो सामने रखे जा रहे हैं। अमेरिका ने हमला किया तो ईरान और अमेरिकी अड्डे निशाना बनाएंगे, ईरान का जो है वो वापस जवाब है ये अमेरिका को। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया कि ईरान किसी भी अमेरिकी जारियत का भरपूर जवाब देगा। इसराइल और अमेरिकी अड्डे निशाना बनेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि अगर अमेरिका की जानब से किसी भी किस्म का हमला किया गया तो ईरान जवाबी कार्रवाई में इसराइल और खित्ते में कायम अमेरिकी फौजी अड्डों को जायज़ अहदाफ के तौर पर निशाना बनाएगा। अच्छा, अब दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने स्टेटमेंट दी। उन्होंने एक तो कहा कि ईरानी क़यादत ने हमसे मुज़ाकरात करने के लिए अमेरिका से रब्ता कर लिया है, ये सदर ट्रंप की स्टेटमेंट है। साथ ही उन्होंने जर्नलिस्टों से बात करते हुए कहा कि लेकिन हालात जितनी तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं, मुझे लगता है कि मुज़ाकरात की नशस्त होने से पहले ही हम ईरान के ऊपर अपनी कार्रवाई कर देंगे। दूसरे लफ्ज़ों में वो हमला करने का इंदिया दे रहे हैं। आपको पिछले दिनों में हमने बताया था डूम्सडे प्लेन, जो ईरान का अमेरिका का ऐसा जहाज़ जो तब इस्तेमाल किया जाना है अगर खुदा न खास्ता कभी अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर हमला होता है। वाइट हाउस, पेंटागन वगैरह सब उड़ा दिया जाता है ऐसे हालात में अगर खुदा न खास्ता। तो फिर जो अमेरिकी क़यादत है वो एयरबॉर्न हो जाएगी, मतलब इस जहाज़ के अंदर फ़ज़ा में चली जाएगी और वहाँ से वो अमेरिकी अफवाज को कंट्रोल करेंगे और अपना रिस्पॉन्स जो है वो तय करेंगे। और ये जहाज़ कई दिनों तक फ़ज़ा में बग़ैर किसी मदद के बहुत लंबे अरसे तक ये फ़ज़ा के अंदर परवाज़ कर सकता है। उस जहाज़ का भी जलवा करवाया गया। उसके अलावा भी बहुत सारी जो चेंजेस हुई हैं मिडल ईस्ट के अंदर, बहुत कुछ फ्लाई करके यहाँ से वहाँ, इधर से उधर गया है। और फिर आपको टर्किश एयरलाइन की फ़्लाइट्स के बारे में हमने बताया कि सस्पेंड हो गई। पाकिस्तान जो एडवाइज़री इशू कर रहा है अपने शहरियों को, ऑस्ट्रेलिया ने एडवाइज़री इशू की है, बाकी मुल्कों ने एडवाइज़री इशू की है। तो इस सब से ये अब पता चल रहा है कि वहाँ पर हालात वाकई बहुत कशीदा हैं। तो अगर सदर ट्रंप की स्टेटमेंट को ले लिया जाए कि हम वापस खुद हमला कर देंगे तो फिर मामला तो और भी दगरगू हैं। अब आगे, ईरानी कौम जल्द ही जुल्म से निजात हासिल कर लेगी, ये नेतन्याहू कह रहे हैं, इसराइली वज़ीर आज़म। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही जालिम की कैद से ईरान निजात पालेगा। काबीना के हफ्तावार इजलास में उन्होंने कहा कि हम सब उम्मीद करते हैं कि ईरानी कौम जल्द ही जुल्म के बंधन से आज़ाद हो जाएगी और वो दिन हम बहुत जल्द देखेंगे। आगे, ईरान से पाकिस्तान सफ़र करने वालों के लिए हिदायत दी हैं कि अपना पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह, एग्ज़िट स्टैंप वगैरह लगवा लें। जो पाकिस्तानी ईरानी दरसगाहों के अंदर पढ़ रहे हैं वो वहाँ से अपना क्लियरेंस सर्टिफिकेट ज़रूर लें। ये वाली जो लाइन है ये शायद इस चीज़ की तरफ इंदिया दे रही है कि शायद पाकिस्तानी हुकाम को ये लगता है कि ईरान के अंदर कोई ऐसी कार्रवाई होने वाली है कि स्टूडेंट्स बहुत देर तक ईरान में वापस नहीं आ सकेंगे, इसलिए शायद वो उनको कह रहे हैं कि अपने क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लेकर जाइए। मुझे तो यही लगा, मुझे तो इसमें से यही महसूस हुआ। आगे, तेहरान से पासदाराने इनकलाब ने CIA की गैर मुल्की खातून टारगेट किलर को साइलेंसर पिस्टल, ऐसा पिस्टल जिसके ऊपर साइलेंसर लगा हुआ है जिससे आवाज़ ना आए गोली चलने की, उसके साथ गिरफ्तार कर लिया है, जो कई दिन से मुजाहरीन के रूप में फोर्सेस को चुन चुन कर निशाना बना रही थी। ये हरमीत सिंह जो हैं ये खबर रिपोर्ट कर रहे हैं। अब आपको हम ये तो पहले बता ही चुके हैं कि ईरान का क्लेम ये है कि तकरीबन 114 उनके सिक्योरिटी एहलकार डिफरेंट फोर्सेस के जो हैं वो अभी तक ये जो गैर मुल्की एजेंट वहाँ पर हैं वो हलाक कर चुके हैं। आगे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP ने तस्दीक कर दी है कि मरकज़ी अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अलामा हाफिज़ सैयद साद हुसैन रिजवी, अब जितने इनके नाम वैसे लंबे लगाए हुए हैं अलामा, और ये अभी बहुत छोटे हैं। ये इन्होंने बताया था कि मैट्रिक इनकी तालीम है और बहुत उम्र में भी बहुत छोटे हैं, लेकिन उनके साथ लकब सारे वही लगाए हुए हैं जो उनके वालिद मोहतरम के साथ लगाए थे। थोड़ा सा अगर छोटा कर लें तो मामला ठीक हो जाएगा। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि जो दोनों भाई हैं, साद साहब और दूसरे अनस है मेरे ख्याल दूसरे, वो दोनों भाई जो हैं वो इस वक्त एजेंसियों की कैद में हैं। गैर आइनी, गैर कानूनी, मावरा अदालत, गैर अलानिया, बिला जवाज़ जबरी तहवील में है तर्जुमान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। अब आप ये गौर कीजिए कि इस सारे मामले को अब महीनों हो गए,
अब जाके तहरीक लब्बैक का ये बयान आया। तो इससे मेरा तज्जिया यही है कि एजेंसियों ने उन्हें इजाज़त दी है कि आप ये बयान दे दें, क्योंकि वो बेचारे तो बिल्कुल बयान क्या, सांस लेना भी टीएलपी ने छोड़ दिया। कोई आपको कहीं पर कोई कार्रवाई होते नजर नहीं आई। तो अब लगता है कि एजेंसीज कोई नया खेल खेलना चाहती हैं, या उनको छोड़ना चाहती हैं, या उनको इस्तेमाल करना चाहती हैं। कोई नया खेल है, अभी आने वाले दिनों में अनफोल्ड हो जाएगा, इस वक्त तक हमें नहीं पता कि क्या खेल है। लेकिन जो भी नया खेल है, उस नए खेल के अंदर एजेंसीज को इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो किसी तरीके से भी जो मामला है वो अब इसको किसी नई शक्ल में लेके जाएं। तो इसलिए उन्होंने इनसे ऐलान करवाया कि आप कह दें कि वो हमारे पास है। हम देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अगली खबर गुजरांवाला से है। एक पिछले दिनों सेक्स टेप आई थी उमैरी नामी एक नौजवान की एक खातून के साथ, उसका बड़ा चर्चा रहा, उसके ऊपर बड़ी बेहूदगी भी हुई। याद कीजिए हमने उस खबर को रखा था जब एक सो कॉल तहमीना शेख नामी सहाफ़ी, कुछ लोग कहते हैं कि ये इस इंसिडेंट के ऊपर उनका इंटरव्यू नहीं था, पहले का था या अब का था। इंटरव्यू बहुत ही गैर ज़रूरी और मज़े का खेज़ था, बहुत ही वो मैं यही कहूँगा कि गलीज़ था। ऐसी हरकत उन्हें नहीं करनी चाहिए थी शेख साहबा को, उन्होंने की। आइंदा उन्हें बाज आना चाहिए ऐसी हरकतें करने से। लोगों के माँ बाप को साथ बिठाकर इतनी फोश गुफ्तगू करना, इतना ह्यूमिलिएट करना बुजुर्गों को, ये उनकी जो भी उनकी सहाफ़ती तरबियत थी वो कोई बहुत ही बुरी सहाफ़ती तरबियत हुई थी। उनको इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए कि वो ये क्या कर रही थी। बहरहाल अब ये जो वीडियो थी इसका मामला और उलझ गया है। पंजाब पुलिस कह रही है कि हम मुल्ज़मान तक पहुंच गए हैं। एक एफआईआर सामने आई है, जिस एफआईआर को गालिबन किसी सज्जाद नामी शहरी ने वो एफआईआर दिलवाई है। और ये जो एफआईआर है इसके अंदर लिखा है कि जी मैं और मेरा फलां दोस्त हम बैठे इकट्ठे ये वीडियो देख रहे थे। माशाल्लाह, एक तो आप लोग इकट्ठे ऐसी वीडियोस देखते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि हमारे जज्बात इसमें से मजरूह हैं, सिर्फ हमारे ही नहीं अहले इलाका के जज्बात भी मजरूह हुए हैं और इनको पकड़ा जाए। अब यहीं पर मैं इसको किसी सूरत भी इस वीडियो के अंदर जो लोग हैं उनको किसी को भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, ना मेरी पोजीशन है जस्टिफाई करने की। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि किसी तगड़े की वीडियो आई होती तो जज्बात मजरूह इनके नहीं होने थे। ये सफारशी किस्म का मुकदमा है जो गुजरांवाला पुलिस ने करवाया है। जाहिर है मैं उनके डीपीओ और आरपीओ को कहूँगा कि आप इनका पुलिस मुकाबला करने से बाज रहें। मुझे जो अंदर की इतलात हैं वो ये हैं कि ये इनको कत्ल करना चाहते हैं और उनको मिसाल बनाना चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मरीम नवाज़ को उनका जो एक प्रोफाइल बनाने के लिए कि वो किसी किस्म की ऐसी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करती। मुल्क के अंदर कवानीन हैं, इन्होंने जो जुर्म किया है उसके मुताबिक अदालत के अंदर फेयर इनको ट्रायल दें। इनको सज़ा 14 साल की हो, 50 साल की हो, 4 दिन की हो, 2 दिन की हो, ना हो, अदालत जाने और प्रोसिक्यूशन अपने पूरा जोर लगाए, अपने सबूत दे अगर दे सकती है। लेकिन ये जो आरपीओ और डीपीओ गुजरांवाला हैं, ये जो साजिश रचा रहे हैं कि इनका पुलिस मुकाबला करके कत्ल कर दिया जाए, जो हमारे ज़राए पुलिस के अंदर से हमें ये क्लेम करके बता रहे हैं कि ये फरमाइशी किस्म का मुकदमा इन पर दर्ज करवाया गया है, इनको पकड़ लिया गया है और अब जानबूझ के इनका जाली झूठा पुलिस मुकाबला बनाकर खातून को शायद ना मारें, मर्द को जो उमैर उर्फ उमैरी है उसको शायद कत्ल कर दिया जाए। तो हम यहाँ से ये वार्निंग देते हैं एक शहरी के तौर पर पुलिस के डीपीओ और आरपीओ को कि आप ऐसे ये जो गैर कानूनी पुलिस मुकाबले हैं, मावराए अदालत कत्ल हैं, जो इनसे बाज रहें, क्योंकि कल को आपका इस पर एहतसाब होगा। इसके साथ ही मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।